नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें और एक जो हमारे तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल जींद के स्टेडियम से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये तस्वीरें आपको जींद के एकलव्य स्टेडियम से सीधे दिखाई जा रही है। ओपीएस के समर्थन में अपना समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचे हैं। जब 2018 में हमने पेंशन आंदोलन की शुरुआत की, जब हमारे विधायक के बाद लोकसभा चुनाव और उसके लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव, जब ऐसा समय आ गया तो आज हम इस मैदान से मैं प्रदेश का एक बात विपक्ष का सांसद होने के नाते, आज आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश से 15 सांसद हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के हैं। मैं एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में भी आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नुमाइंदे के रूप में भी मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज होडल में चौधरी उदय भान जी के क्षेत्र में बहुत बड़ी जन आक्रोश रैली थी, तो हुड्डा साहब और उदय भान जी वहां उस रैली में, और उस रैली से विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका संदेश लेकर भी, पार्टी का संदेश देकर भी मैं सीधा रैली से यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और मैं कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक हमारी एम्प्लॉई खेल महकमे में एक बेटी जिनके मान सम्मान की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होनी चाहिए, राजभर में उसको निभाना चाहिए, ऐसी एक हमारी बेटी ने जब हमारे कैबिनेट के मंत्री पर एक कहा कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने बिना जांच के विधानसभा में खड़े होकर क्या कहा कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहेंगे। आज मैं भी आज आपके बीच में कहने आया हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। जो पेंशन बहाल करेगा। और मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि आप करगिल के साथ समय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो प्रधानमंत्री, उस समय हमारी फौज ने कारगिल के अंदर पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, डिसइन्वेस्टमेंट 91 के से लेकर डिसइन्वेस्टमेंट पीएससी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हुए, उनमें से 72% केवल पिछले इन 10 वर्षों के अंदर पीएससी को डिसइन्वेस्टमेंट करने का काम, कुल पीएससी का आपने करने का काम किया। भारत सरकार के जो 18 लाख 2014 में भारत सरकार के जो कर्मचारी थे, आज उनकी संख्या घटाकर 13 लाख करने का आपने काम किया। निजीकरण के हम खिलाफ नहीं है, मगर आज इस बात की भी टीस हमारे दिल में है कि जो हरियाणा सरकार में पिछले कई दिनों से जो बड़े पदों पे जो नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों में हरियाणा से बाहर के लोगों का ज्यादा, हरियाणा से नौजवानों से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को जो अवसर मिला, बाहर किसी प्रदेश में हरियाणा के नौजवान का नंबर नहीं लग रहा, लेकिन हरियाणा में ऐसी लिस्टें आई, एसडीओ में 80 में से 78 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल में से 99 में से 77 बाहर के, तो असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन जो इस साल आई उसमें 156 में से 103 बाहर के,
HCS में भी 35-36 बाहर के मुख्यमंत्री जी, कहीं ऐसा ना हो आपको वोट भी बाहर मांगनी पड़े। मैं मुख्यमंत्री जी को ये भी आज चेतावनी देना चाहता हूँ। कर्मचारियों की इस मांग को, ओल्ड पेंशन स्कीम को आप तुरंत प्रभाव से माने। चुनाव की घड़ी है, आप माने, और नहीं मानेंगे तो लोग फैसला देंगे और हमें यदि आशीर्वाद मिला तो ना सिर्फ लागू करेंगे, लेकिन जो आपने कर्मचारी विरोधी चेहरा राजस्थान में दिखाने का काम किया, जहां कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था, लेकिन आपने आते ही उस ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा को आपने बदलने का कुप्रयास वहां पे काम किया, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस देने का काम किया। ना सिर्फ हरियाणा के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस की यदि सरकार बनी है, अगर लोगों ने आशीर्वाद दिया, हरियाणा में बदलाव हुआ, ना सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा के अंदर लागू होगी, लेकिन वो कानूनन एक कानून बनाकर उसको लागू करेंगे ताकि आने वाले समय में कोई उसमें बदलाव ना कर पाए। ये भी आज हम सरकार को कहना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आपके इस संघर्ष को नमन करते हुए सारी आपकी कोर कमेटी को, क्योंकि हमने देखा प्रदेश के कोने कोने में आप गए, अलग अलग यात्राएं आपने और कई करी और अलग अलग यात्राएं आपने सही, उस सब की गवाही हरियाणा प्रदेश के लोग दे रहे हैं। सरकार आपकी तरफ गौर करे। सरकार को ये चेतावनी देते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि आपके संघर्ष की जीत होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम आपके लिए जल्द हरियाणा के अंदर लागू होगी। जय जवान, जय किसान, जय कर्मचारी, जय संविधान, जय नौजवान, जय हिंद और जय राम जी की। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे जींद के एकलव्य ग्राउंड से, यहाँ पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा यहाँ पर ऐलान किया गया है कि उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा। एक बात जो अभी मेरे को जो मेरी भी पूरी जानकारी में है कि आप लोग 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, मैं तो 4 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये कोई महारैली नहीं है, ओल्ड पेंशन संकल्प महारैली, ये ओल्ड पेंशन स्कीम महाधरना है। क्योंकि पूरा 1 दिवसीय धरना भी 4 बजे तक धरना चलता, तो इतनी संयम से आप लोग बैठे। और जब अब से 1 घंटे पहले तो यहाँ पर मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में, तो ये जो आज भी जो अभी इस समय पूरे 6 घंटे 7 घंटे जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ये इससे बड़ा संघर्ष और संयम ये मेरी जानकारी में है। तो भाई मैं आप सबको एक बार नमन करता हूँ। कर्मचारी एकता, पुरानी पेंशन नीति को बाहर करे, नहीं तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करे। साथ दोगे साथियों मेरा? कितने साथी हमारे साथ देंगे? सारे। तो नारा लगाइए, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। साथियों, आपने दूसरी बार शपथ ली है। महारैली के उपलक्ष्य में जो आज हरियाणा के सभी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो संघर्ष किया है पिछले लगातार 5 वर्ष से, संघर्ष को हम नमन करते हैं। सरकार कर्मचारियों के संघर्ष का संज्ञान लेते ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम करे, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हरियाणा की प्रदेश सरकार हो। आज प्रदेश के एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी और नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नुमाइंदे के रूप में आज मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया हूँ और ये घोषित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारा पूर्ण समर्थन ओल्ड पेंशन स्कीम की इस मुहिम को है, इस मांग को है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी प्रदेश में, तुरंत पहला कदम, पहला फैसला ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का किया गया था। और अब भी चाहे देश में अगर हमारी सरकार बनेगी, वहाँ भी ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार के स्तर पर, और प्रदेश में यदि हमारी सरकार बनी तो हरियाणा प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के पहले फैसले के रूप में ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करने का काम करेंगे।
आज विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से ये आश्वासन आज हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को इस रैली के माध्यम से देने का हमने काम किया। चुनावों से पहले बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद देखिए, जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी, हिमाचल में हमारी सरकार बनी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हिमाचल के अंदर हुआ। राजस्थान में हमारी सरकार बनी, वहाँ लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार रही, वहाँ लागू हुआ। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, वहाँ लागू हुआ। तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम हमारी सरकार ने आते ही किया। और भाजपा का कर्मचारी विरोधी चेहरा इस रूप से उजागर हुआ कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ कह रहे थे कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों को नहीं बदला जाएगा, ये कहा गया था। ये स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि प्रदेश में जो लाभकारी योजनाएं चल रही हैं उनको कांग्रेस की उनको नहीं बदला जाएगा राजस्थान में। लेकिन सरकार बनते ही कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम के फैसले को पलटने का काम वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो कि एक निंदनीय कृत कार्य है और जनता से विश्वासघात भी है। तो एक और भाजपा का कर्मचारी विरोधी चेहरा प्रदेश के कर्मचारियों के सामने है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की हमारी नीति, कांग्रेस पार्टी कर्मचारी हितैषी नीतियां, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात जो आश्वासन हमारा है। केवल यहीं तक नहीं, बाकी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने जैसे कही। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम अस्वीकार करते हुए सरकार ने कर्मचारियों पे लाठियां बरसाने का काम किया, जिसकी आज हम घोर निंदा करते हैं। कर्मचारियों के हाथों में कलम और कलम में ताकत होनी चाहिए, कर्मचारियों के सरों पे लाठियां नहीं बरसनी चाहिए। ये कर्मचारियों में आज जो संविधान में जो संवैधानिक अधिकार हर वर्ग के सुनिश्चित किए गए हैं, आज आप देख रहे हैं भारत सरकार के स्तर पर 72% PSUs को केवल 10 वर्ष के अंदर निजीकरण करते हुए भारत सरकार की जो नौकरियों में बढ़ोतरी होती थी वो 17 लाख से घटाकर 13 लाख नौकरी भारत सरकार की रह गई मात्र। और दूसरी ओर फौज के अंदर अग्निपथ योजना ले आए, जो फौज में पक्की भर्ती होती थी, आज फौज में भी कच्ची भर्ती होने लग रही है 4 साल के बाद बिना पेंशन के वापस। तो ये कर्मचारी विरोधी चेहरा नहीं है तो क्या हरियाणा के अंदर भी 2 लाख नौकरियों को समाप्त करने का काम किया, सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम किया गया है। ये कहीं ना कहीं बैकडोर से मैं समझता हूँ कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार का चेहरा इसमें भी साबित होता है। दीपेंद्र जी, आपने एचकेआरएन में आपने रिजर्वेशन का जिक्र किया था। एचकेआरएन में आपकी सरकार बनती है, कौशल निगम ये छलावा है, क्योंकि बिना मेरिट के, बिना रिजर्वेशन के और बिना पेंशन के, क्योंकि वो भी कच्ची नौकरियां, सरकार ठेकेदार बन गई। हम कहते थे ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे और हमारे समय ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का भी कानून बना था और 10 साल जिसकी जो 10 साल कच्चे में है उसको पक्का अपना हरियाणा सरकार में पक्का करने का भी कानून बनाया गया था, वो भी निरस्त कर दिया। और कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट और बिना पेंशन के सरकार ठेकेदार बन गई। केवल हरियाणा में ही नहीं, यहाँ तक कि इजराइल जैसी जगह भी सरकार ठेकेदारी कर रही है, जहाँ जिस प्रदेश से जो लोग अपना सारे देश, हर एक देश, आप खबरें पढ़ के देखें, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश वहाँ से अपने नागरिकों को बुला रहे हैं। ऐसी इजराइल के जो युद्ध में हरियाणा सरकार ठेकेदारी पे कौशल निगम के थ्रू, तो ये कौशल निगम में जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और कौशल निगम को समाप्त करके पक्की भर्ती का रास्ता खोला जाएगा। और 2 लाख जो पद हैं जो इन्होंने समाप्त किए हैं, उन पदों को भी बहाल करके पक्की भर्ती किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है। कर्मचारियों की बात को लेकर गुस्सा है। और ये मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कई प्रदेशों में ये है, हरियाणा प्रदेश में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर बड़े पदों पे आखिरी साल में ग्रुप CD निकालते हैं, केवल आखिरी साल, आखिरी कुछ महीनों में निकालते हैं, केवल वोट बटोरने के लिए। 2019 में भी ये किया और 2024 में भी किया। 5 साल 14 से 19 तक कोई बड़ी भर्ती नहीं, 5 साल 19 से 24 तक कोई बड़ी भर्ती नहीं। तो ये कहीं ना कहीं केवल वोट बटोरने के लिए, मगर नौजवान को रोजगार देने के लिए नहीं। इसीलिए इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई। और जो बाकी जो लिस्टें आई, या तो भर्ती घोटाले हो गए 30, या जो लिस्ट फिर भी निकली जो बड़े पदों पे, उनमें हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को तवज्जो दी गई है। ये सरकार की जो नीति है, इस नीति के विरोध में भी कांग्रेस पार्टी बाकी किसी प्रदेश में हरियाणा के नौजवानों को अगर तवज्जो नहीं मिल रही
तो हरियाणा में भी, हरियाणा में क्यों ना मिले? तो हरियाणा नौजवान कहाँ जाएगा? कर्मचारियों को लेकर गुस्सा है कि सांसद और एमपी विधायक वो अपनी पेंशन लेते हैं लेकिन कर्मचारियों के प्रति बेरहम बने हुए हैं। ये बिल्कुल इनका गुस्सा जायज़ है, ये बिल्कुल जायज़ है। मैं बिल्कुल इसमें, उस समय जब कोविड काल था उस समय मैं पूछना चाहता हूँ, देश के कितने जनप्रतिनिधि जो थे उनकी जिम्मेदारी निकली थी, सबने अपने अपने तरफ से प्रयत्न किए, लेकिन किन की जिम्मेदारी लगी कि अपना घर बार छोड़ के आप देश के लोगों की सेवा में सामने आए? कर्मचारियों की लगी और कर्मचारियों ने जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। तो देश के निर्माण में 75 साल की देश को आगे लेके जाने में देश के कर्मचारियों का योगदान किसी से कम नहीं आंका जा सकता। सही बात है बिल्कुल कि अगर जनप्रतिनिधियों को पेंशन दे रही है सरकार, तो कर्मचारियों की और फौजियों की पेंशन क्यों काट रही है? देश के फौजी अगर आज बिना पेंशन के अगर घर लौट के आएंगे, देश की कर्मचारियों की पेंशन में कटौती की जाएगी और जनप्रतिनिधियों की पेंशन बढ़ाई जाएगी, तो इस प्रकार की नीति मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सरकार इस नीति को बदले और जो हमारी नीतियाँ रही थी उन नीतियों पे हम दोबारा आखिरी सवाल सरकार के आखिरी पूछ लो, क्योंकि यार मेरा ना मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम वहाँ से आए। ये भर्ती बताइए जो कोई एक भर्ती बताओ इस सरकार की जिस भर्ती पे पर्ची पे भर्ती होने का और पैसे से भर्ती होने का आरोप ना लगाओ। HPSC के दफ्तरों में 2.5 करोड़ रुपए की बरामदगी ऐसे अधिकारी के पास जिनको मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल लगाया गया HPSC में। आप अंदाजा लगा के देखें, हमारी HPSC में जो चेयरमैन थे वत्स साहब, उनके कार्यकाल की एक कोई भर्ती किसी कोर्ट के अंदर कहीं पे हो तो आप बताओ मेरिट के आधार पर। वो इतना उनकी प्रशंसा थी कि भाजपा ने उनको ज्वाइन कराकर राज्यसभा सांसद भेजने का काम किया। केवल भारतीय जनता पार्टी केवल नारे देने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन से RSS के कार्यालय से पर्ची आती है जिसमें हरियाणा की लिस्ट जो आए उसमें 80 में से 78 बच्चे बाहर के आते हैं? कौन से RSS के कार्यालय से लिस्ट आती है? क्या SDO लेवल की UPSC में हरियाणा के ज़्यादा आ सकते हैं, मगर SDO में हरियाणा के बच्चे नहीं आ सकते? SDO इलेक्ट्रिकल में नहीं आ सकते, असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आ सकते, HCS में नहीं आ सकते, UPSC में आ सकते हैं इसमें अपने मेरिट पे। तो कौन सी कहाँ से पर्ची आ रही है मुख्यमंत्री जी ये भी बताएं। अब मैं थोड़ा सा किसानों को रोकने के लिए पूरे फिल्मी स्टाइल में, पूरे फिल्मी अंदाज में देखने को मिलता था फिल्मों में, लेकिन हकीकत में फतेहाबाद के अंदर मुझे पता है, लेकिन सवाल पूछने दे यार, इसकी दोनों जगह वोट है, मैं बताऊँ आपको। फतेहाबाद में आगे सवाल आ गया जवाब। फतेहाबाद में पूरे फिल्मों में देखने को मिलता था। मैं क्योंकि आज ये कर्मचारियों का विषय है, ये आखिरी प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि राजनीतिक विषय अभी तक आपने सारे विषय कर्मचारियों से जुड़े हुए पूछे। किसान वाले पे एक मैं बाइट देता हूँ, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल कोई और सवाल यहाँ पे उचित नहीं है, मंच दूसरा है। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा उसके बाद जो जहाँ तक किसानों की बात है, जो MSP को लेकर, क्योंकि ये एक अंधाधुंध निजीकरण की जो और बड़े उद्योगपति समूह अदानी समूह को जो प्रदेश के बड़े बड़े बिजनेसेस सौंपने की जो सरकार की नीति है, वो नीति हम मानते हैं कि सरकार देश के लोगों के हित में नहीं है। इसी के अंतर्गत ये 3 कानून आए थे, किसानों ने लड़ाई लड़ी और वो कानून वापस लिए गए, समझौता हुआ, लेकिन सरकार ने अभी तक उस समझौते को क्रियान्वयन नहीं किया पूर्णतः से। जो MSP की सरकार एक कानूनन उसको अमली जाना पहनाने की MSP प्रणाली की जो बात थी, वो समझौता जो हुआ था, सरकार को अपने जो दिए गए अपने वर्ड पे रहना चाहिए। उस तरह की जो अपना समझौते पे जो उनकी शर्तें मानी गई थी उनको माना जाए। किसानों की मांगे जो है वो जायज़ है, किसानों की मांगों को सरकार माने, ये सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ।